नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को याद है कि मैंने इसके पिछले वीडियो में आप सभी लोगों को इलेक्ट्रोलाइसिस फिनोमेना को एक्सप्लेन किया था। आज का ये जो वीडियो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, समझिए लास्ट टर्म की तरफ हम बढ़ने वाले हैं। आपको एक या दो और वीडियो मिलेंगे जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड होंगे। इसके बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर क्लोज हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप इसको समझने की कोशिश करिएगा कि आखिरकार जो हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसका जो लास्ट टर्म है वो थोड़ा सा फिजिक्स से रिलेटेड और मैं उसको एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ, जिसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के नाम से जान सकते हैं। हम सभी लोग अगर ध्यान दें तो हम इसे बोल सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। देखिए वीडियो को जो मैंने या इस चैप्टर को स्टार्टिंग से जब पढ़ाना चालू किया था, याद होगा हमने आपको कंडक्टर के बारे में बताया और हमने आपको ये बताया था कंडक्टर हमारे पास दो तरह के हैं। एक होता है मेटेलिक कंडक्टर होता है मेटेलिक कंडक्टर, और दूसरा आपके पास होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। और अगर आपको याद हो मेटेलिक कंडक्टर क्या होता था, इसका एग्जांपल जनरली क्या लिया जाता था, मेटल लिया जाता था। और मेटल कंडक्टर का काम क्यों करता था, क्योंकि मैंने वहां बताया था इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। ऐसे रफली आइडिया में इसको भी दे दूं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता था, इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल होते थे जिनमें फ्री आयंस प्रेजेंट होते थे। अब ये फ्री आयंस या तो केटायन था या फिर क्या था, एनायन था। ये दो तरह के आयन प्रेजेंट होते थे और हमने आपसे बोला था कि चार्ज कैरियर के रूप में अगर फ्री इलेक्ट्रॉन है तो मेटेलिक कंडक्टर है, और अगर उसी जगह इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर मतलब होता है चार्ज कैरियर के फॉर्म में कौन सा है, केटायन, और कौन है, एनायन। ठीक है, इस तरह से मैंने कंडक्टर के दो पार्ट बनाए थे। आज जो आप सभी लोग पढ़ने चल रहे हैं, थोड़ा सा आप इसको समझिएगा। जैसे अगर हम जनरली किसी सेल की बात करते हैं, सपोज करिए जनरली किसी सेल की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा एक आइडिया लगा दीजिए। तो सेल में क्या होता है, एक जैसे कंटेनर, थोड़ा सा देखिएगा, उस कंटेनर में आप देखते होंगे इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल होता है, और दूसरी बात उसमें कुछ क्या होती है, मेटल की प्लेट, जिन्हें आप इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिन्हें आप क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोड। ये आपके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोड, जिनमें से कैथोड या एनोड कुछ भी बनाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये आपके पास एनोड है और ये आपके पास क्या है, कैथोड, राइट। और ये एक टाइप का इलेक्ट्रोलाइटिक क्या है, मटेरियल है। तो आप सभी लोगों को क्या करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन में कुछ टर्म्स को एक्सप्लेन करना है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, कुछ टर्म्स हैं जिनको आपको एक्सप्लेन करना है। पहला आपके टर्म्स ये है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज रेजिस्टेंस। तो अगर रेजिस्टेंस की बात किया जाए तो आप बोल सकते हैं, जैसे ये प्लेट है या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है, आप बात ध्यान दीजिएगा, जैसे ये प्लेट है या इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल है, ठीक है, ये आपके पास क्या होते हैं, रेजिस्टेंस का काम करते हैं। और अगर रेजिस्टेंस की डेफिनेशन हमको चाहिए तो हम सभी लोग क्या नाम दे सकते हैं, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन होती है डिस्टरबेंस इन फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप बात को समझने की कोशिश करिएगा कि इलेक्ट्रिसिटी की फ्लो होने में जो भी डिस्टरबेंस होगा उसे हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। और इस डिस्टरबेंस का कॉज क्या होता है, कॉज ऑफ डिस्टरबेंस जो आपके पास है वो है प्लेट या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। तो कॉज ऑफ डिस्टरबेंस में मैं लिख देता हूं, थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा कि व्हाट इज कॉज ऑफ डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस का कॉज केवल इतना है, प्लेट या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। तो इस तरह से हमारे पास क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। और अगर हम सभी लोग इनकी यूनिट की बात करें तो आप सभी लोगों को याद है इसकी यूनिट क्या होती है, ओम होती है, जिसमें H क्या है, साइलेंट है, OHM राइट। अच्छा, सिंबल वाइज देखे होंगे कि इसको इस तरह से सिंबलाइज किया जाता है, इसे भी आप देखिए। दूसरा आपके पास टर्म्स होता है जिसे हम सभी लोग नाम देते हैं कंडक्टेंस।
तो व्हाट इज कंडक्टेंस? सबसे पहली बात ये, कंडक्टेंस का सिंबल C या फिर G से होता है। कंडक्टेंस का जो सिंबल है किसी बुक में आप देखेंगे C से दिखाया गया, किसी में G से दिखाया जाएगा। तो व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस मींस होता है इट इज अ इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का क्या होता है? इनवर्स वैल्यू। इसका मतलब है कि अगर हम सभी लोग ध्यान देंगे तो जो रेजिस्टेंस है, अगर हम इसका इनवर्स लिखते हैं यानी 1/r कहते हैं, तो वो आपका किसके बराबर होता है? कंडक्टेंस यानी C के बराबर होता है। G से भी दिखाया जाता है बट आप जनरली C से ही दिखाइएगा। जैसे अगर हम इनकी थोड़ी सी यूनिट के बारे में चर्चा करें तो क्या लिख सकते हैं? 1/ओम, या हम लिख सकते हैं ओम इनवर्स, राइट? या m आगे कर दें, o पीछे कर दें तो मोहो लिखा जा सकता है। थोड़ा सा आप समझिएगा, इसे हम सभी लोग क्या कहते हैं? मोहो कहते हैं। इस तरह से आप इनकी यूनिट को समझिए। इस तरह से ये आपके पास क्या मिल जाता है? कंडक्टेंस। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तीसरा आपके पास एक टर्म होता है जिसे हम सभी लोग नाम देते हैं स्पेसिफिक, थोड़ा सा स्पेशल है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। आजकल इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को रेजिस्टिविटी नाम दिया जाता है। तो इनको भी आप ध्यान दीजिएगा ये क्या है। तो आप सभी लोगों को पहले से फिजिक्स भी सिखाया है और आज हम भी आपको बता रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है वो L पर डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है? एरिया के होता है। इन दोनों को मिला दीजिए तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L बाई क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। यहां जब एक प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो यहाँ एक साइन आता है रो, L बाई क्या होता है? A। ये जो प्रोपोर्शनल कांस्टेंट रो है इसी को हम सभी लोग नाम देते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या हम सभी लोग इसी को कहते हैं रेजिस्टिविटी। इसी को क्या नाम दिया जा सकता है? रेजिस्टिविटी। मेरी बात समझ में? अब हमारे पास रेजिस्टिविटी के लिए अगर डेफिनेशन बनाने वाली बात है तो थोड़ा सा आप देखिए कैसे बनेगा। अच्छा हाँ, एक चीज और, यहाँ L क्या है, A क्या है? तो आप ध्यान दीजिए ये जो प्लेट है, ये जो प्लेट है इसका जो एरिया है उसे हम A कहेंगे, और इन प्लेट्स के बीच की ये जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहेंगे? L बोलेंगे। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं L क्या है? दैट इज अ डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है, और दूसरी चीज A क्या है? ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। आप ऐसा बोल सकते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ प्लेट। ये प्लेट का क्या है? क्रॉस सेक्शन एरिया है। तो इस तरह से देखिए आपके पास R इज इक्वल क्या मिला? रो बाई L A मिला। अगर आप थोड़ा सा यहाँ रेजिस्टिविटी को या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को डिफाइन करना चाहते हैं तो कैसे डिफाइन करेंगे? आप ये मानिए इफ L आपके पास 1 सेंटीमीटर, एरिया आपके पास 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अगर L बाई A हम 1 कर देते हैं तो रो आपका किसके बराबर हो जाएगा? R के। देन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। उम्मीद है ये डेफिनेशन आपको समझ में आया होगा कि इफ L इज इक्वल 1 सेंटीमीटर, A इज इक्वल 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, देन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। अच्छा, बहुत से लोग सोच रहे होंगे हमने यहाँ लेंथ को मीटर में क्यों नहीं लिखा? मैं आपको एक बात बता दूं, जिस यूनिट को जिस जगह पे ज्यादा कंफर्ट फील होता है उस जगह पे उस यूनिट को यूज करना चाहिए। अगर आप प्लेट्स के डिस्टेंस के बीच करेंगे तो ये आपका मीटर में नहीं, मीटर बहुत बड़ा हो जाएगा। तो प्लेट्स के डिस्टेंस हम किससे मेजर करेंगे? सेंटीमीटर में। बात तो ये समझ आई, इसलिए मैंने क्या किया है? सेंटीमीटर में। देखिए जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की बात है इसको मैं और भी ज्यादा अगर अच्छे से एक्सप्लेन करूं तो हमारे पास स्पेसिफिक जो रेजिस्टेंस आता है इसकी डेफिनेशन मैं एक बहुत बेहतर ढंग से दे रहा हूं कि आपने देखा L इज इक्वल कितना था? 1 सेंटीमीटर एज्यूम किया गया। एरिया इज इक्वल कितना माना गया? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मैं यहां से वॉल्यूम निकाल सकता हूं, वो आपका आ जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या निकलता है? 1 मिलीलीटर। इसका मतलब क्या है? बोल सकता हूं कि रेजिस्टेंस
of 1 milliliter is known as resistivity. मेरी बात समझ में कि 1 मिलीलीटर में जो रेजिस्टेंस होगा उसे हम सभी लोग क्या नाम देंगे? रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। उम्मीद है ये चीज समझ में आया है। बिल्कुल। अब नेक्स्ट एक टर्म्स आपके पास और है, थोड़ा सा आप उसे याद रखिएगा, जिसे नाम दिया जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। क्या नाम दिया जाता है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या हम सभी लोग इसे नाम देते हैं कंडक्टिविटी। ठीक है। देखिए, अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी की हम बात करें तो क्या बोल सकते हैं कि जिस तरह से रेजिस्टेंस का अपोजिट होता है कंडक्टेंस, बिल्कुल वैसे इट इज इनवर्स ऑफ क्या चीज? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जो इनवर्स होता है उसे हम क्या कहते हैं? कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी कहते हैं स्पेसिफिक का। इसका एक बड़ा स्पेशल सिंबल है जिसका नाम है कप्पा। यानी आप ध्यान दीजिएगा, मैं लिख भी सकता हूं कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कप्पा। क्या चीज? कप्पा। ठीक है, ऐसे। तो हम इसको कैसे दिखा सकते हैं? दैट इज इक्वल टू 1/ρ, यही बोल सकते हैं। और अगर हम 1/ρ की बात करें तो यहां से ρ की वैल्यू निकालिए तो RA/L, और L आप ऊपर लेके जाइए तो ये मिल जाएगा LRA मिलेगा। इनको अगर आप ध्यान दें तो ऐसा लिख सकते हैं कि भाई 1/R L/A। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बता दे रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये L/A जो आपके पास होता है, ये सेल का कांस्टेंट होता है, जिसे हम सभी लोग सेल कांस्टेंट आई बस। और ये जो सेल कांस्टेंट होता है ये वैल्यू में भी क्या रहता है? कांस्टेंट है। मतलब ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमें पता है, हम ये कह सकते हैं कि ये वैल्यू हमें क्या रहेगी? पता है। अब आप बताइए, अगर आपको किसी अननोन सेल का, मान लीजिए आपको कंडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, कंडक्टिविटी आपको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। वी हैव टू कैलकुलेट। तो हमें पता है कि ये वैल्यू तो आपके पास कांस्टेंट है, फिक्स होगी। ये कैलकुलेट करना है तो निगाह आपकी जा रही होगी, मुझे अगर ये कैलकुलेट करना आ गया तो मैं आसानी से इसको कैलकुलेट कर सकता हूं। और R जो है वो क्या है? रेजिस्टेंस है। मतलब ये है कि हम सभी लोग अगर रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लें तो हम कंडक्टिविटी आसानी से कर सकते हैं कैलकुलेट। तो रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का एक आपने फिजिक्स में सुना होगा, व्हीटस्टोन ब्रिज। सुने हैं? हम क्या करेंगे? व्हीटस्टोन ब्रिज से रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर लेंगे, और जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट हो जाएगा तो बड़े आराम से कंडक्टिविटी कैलकुलेट हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप मान लीजिए ये आपके पास कोई एक अननोन सेल है जिनकी ये 2 प्लेट्स हैं, मान लीजिए इसको, और हम क्या करते हैं? इस वायर को थोड़ा सा समझिएगा, किससे जोड़ देते हैं? व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज में आप ध्यान दिए होंगे तो एक आपके पास पोर्शन होता है अननोन रेजिस्टेंस वाला, ये P होता है, Q होता है, R होता है, S होता है। तो जो अननोन रेजिस्टेंस होता है आप सभी लोग उसको कुछ इस तरह से जानते हैं। यहाँ जो सप्लाई होती है वो किसकी दी जाती है? AC की। तो कुछ इस तरह से सिंबल होता है, आपके पास बनाया जा सकता है। ठीक है, तो मैं आपसे यही कह रहा हूं कि आप समझने की कोशिश करिए कि अगर मैं रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लूं इस सेल का
तो हम सभी लोग उस सेल की कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। और रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने का तरीका कौन सा? व्हीटस्टोन ब्रिज। आप क्या करेंगे? उस अननोन सेल को व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ देंगे, और जब व्हीटस्टोन ब्रिज से जोड़ देंगे तो वहां पर आप रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और आर का जब कैलकुलेशन हो जाएगा तो यहाँ पर रख देंगे, तो आप सभी लोग कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा आपको तरीका बताया मैंने कंडक्टिविटी कैसे मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। अब आपको हम थोड़ा सा यहाँ पर एक और फॉर्मूले के बारे में एक्सप्लेन करने चल रहे हैं। थोड़ा सा देखिए, 1/r को हमने क्या बोला था? c बोला था। यानी अगर हम देखें तो ये k है, दैट इज इक्वल c, और ये आपके पास क्या है? सेल कांस्टेंट है। तो अगर हम पूरा का पूरा इस फॉर्मूले को अच्छे से वर्डिंग में लिखें तो क्या लिख सकते हैं? कंडक्टिविटी is equal to conductance multiply cell constant। तो ध्यान दीजिएगा, आपके यहाँ न्यूमेरिकल सेल कांस्टेंट पर भी पूछा गया है, और अगर इन फॉर्मूले में से कहीं पर पूछा जाए तो बड़े आसानी से आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब आप एक काम करिए, थोड़ा सा मैं एक अलग से पॉइंट बता रहा हूं, उसे भी अच्छे से एक्सप्लेन कर लीजिए। जैसे मान लीजिए किसी के मन में ये आ रहा है कि आप यूनिट कैसे निकालेंगे, मतलब अगर किसी के माइंड में ये आ रहा है कि यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर कंडक्टिविटी, तो सिंपली आप क्या करिए, एक की यूनिट निकाल लीजिए, दूसरे की क्या होगी? जस्ट अपोजिट, ठीक है। रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होगी? तो रेजिस्टिविटी की यूनिट आप देखिए, रो इज इक्वल क्या मिला? आर ए बाई एल मिला। आर की यूनिट क्या थी? ओम, इसका सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एल कितना हो जाएगा बताइए? सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं आप खुद कह सकते हैं रो इज इक्वल क्या हो जाएगा? ओम सेंटीमीटर, ये यूनिट हुई। और उसी जगह कप्पा की अगर यूनिट पूछना हो, इसका अपोजिट, अपोजिट मतलब ओम 1 सेंटीमीटर, यानी अगर आप लिखना चाहें तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या इसको और लिखना चाहें हम लिख सकते हैं मोह सेंटीमीटर इनवर्स। अच्छा, मोह की जगह कभी कभी कुछ साइंटिस्ट जो है इसकी जगह साइमन्स भी लिखते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स। थोड़ा सा आप इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, एस फॉर साइमन्स, ठीक है। तो इस तरह से हमने क्या किया? कंडक्टिविटी के बारे में देखा कुछ। अब आपको मैं स्पेशल टाइप की कंडक्टिविटी को बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट भी है। जिस कंडक्टिविटी को नाम दिया जाता है, जैसे सबसे पहले एक कंडक्टिविटी है जिसे कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, राइट। पहली बात, इसका सिंबल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका सिंबल है लैम्डा एम, ये आपके पास होता है, इसका सिंबल क्या है? लैम्डा एम। और मैं डायरेक्ट एक फार्मूला बता रहा हूं, मोलर कंडक्टिविटी बराबर होता है कप्पा इनटू वॉल्यूम, इनटू क्या होता है? वॉल्यूम। अच्छा, अगर कोई पूछता है कि भाई आखिर हम इनको कैसे डिफाइन करते हैं, या इनको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, तो थोड़ा सा मैं इसकी डेफिनेशन बता देता हूं। कि जैसे अगर हम सभी लोग ध्यान दिए होंगे तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बोला कि 1 मिलीलीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टिविटी कहलाता है। तो उस रेजिस्टिविटी का इनवर्स क्या कहलाएगा? कंडक्टिविटी। यानी कंडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं वो 1 मिलीलीटर से रिलेटेड थी। तो 1 मिलीलीटर की कंडक्टिविटी को कप्पा अगर कहते हैं तो V मिलीलीटर की कंडक्टिविटी को क्या बोलेंगे? V कप्पा बोलेंगे। इसीलिए टोटल आपके पास कंडक्टिविटी मोलर वाली क्या है? V कप्पा है, ठीक है। अच्छा, और एक चीज और ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, कि अगर हम सभी लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे, एक बात ऐसा भी बोल सकते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, अगर इसकी डेफिनेशन बनानी है तो इस तरह से, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयन ड्यू टू 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिए इस पॉइंट को। मोलर मतलब मोलरिटी से रिलेटेड है। 1
मोल इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल को आप प्योर वाटर में डालिए, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल को प्योर वाटर में डालिए। अब आप ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये आपके पास कंटेनर है, इसमें आप प्योर वाटर फिल कर लीजिए। तो मुझे पता है प्योर वाटर में किसी तरह का कोई कंडक्टिविटी नहीं होता है। अब आप इसमें 1 मोल आप क्या करिए, इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल डाल दीजिए, तो देखिए कितनी कंडक्टिविटी है। बात समझ पाए? तो हम क्या बोलेंगे कि कंडक्टिविटी ड्यू टू 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल दैट इज इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल की वजह से जो कंडक्टिविटी होगी वो होगी मोलर कंडक्टिविटी। और इसके लिए जो फॉर्मूला बनता है लैम्डा n इज इक्वल kV, मैं क्यों बनाया हूं उसे भी ध्यान दीजिए। k क्या होता है, k होता है कंडक्टिविटी ऑफ 1 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर की कंडक्टिविटी है, और उसी जगह पे अगर हम V मिलीलीटर की बात कर रहे हैं तो यहां पे ध्यान दीजिए कि V मतलब क्या है, ये है कंडक्टिविटी ऑफ V मिलीलीटर। कुछ आपको डिफरेंट समझ में है तो इसलिए kV लिखा गया है। 1 मिलीलीटर की वजह से कप्पा है तो V मिलीलीटर V कप्पा होगा, ये तो जनरल सी बात है। चलिए ठीक, अब हम सभी लोग एक फॉर्मूला और ड्रा करने चल रहे हैं, डिराइव करने चल रहे हैं, इन्हीं की हेल्प से करने चल रहे हैं। थोड़ा सा अच्छे समझने की कोशिश करिएगा। देखिए अगर इसको और भी ज्यादा मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन आप कर सकते हैं। कैसे? 1 मिलीलीटर की वजह से कंडक्टिविटी को तो आपने कप्पा बोला, चलिए ठीक है, वो कांस्टेंट। अगर मैं मिलीलीटर बढ़ाता जाऊंगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। तो 1 मिलीलीटर के रेस्पेक्ट में तो कप्पा है, बट अगर मिलीलीटर बढ़ाता जा रहा हूं तो उसके रेस्पेक्ट में मोलर कंडक्टिविटी आएगी। हम वहां लैम्डा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v लिखते, तब प्रोपोर्शनल हटाते तो कप्पा आता, तो वो बार बार करने की कोई जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला। हमें पता है कि मोलरिटी इज इक्वल होता है मोल बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई कितना होता है 1000। हमारी डेफिनेशन के हिसाब से मोल कितना हो गया, 1 मोल हो गया। और जब 1 हो गया तो V के जगह में क्या लिख सकता हूं, 1000 बाई क्या लिख सकता हूं, m। और मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको न्यूमेरिकल में वो वॉल्यूम नहीं देगा, वो आपको मोलरिटी देगा। जो मोलरिटी देगा तो हम लैम्डा n का कौन सा फॉर्मूला, कप्पा मल्टीप्लाई 1000 बाई क्या लिखेंगे, मोलरिटी। इस बात को थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करिएगा कि आखिरकार हम सभी लोग एक फॉर्मूला और पा लिए, किसके रेस्पेक्ट में, मोलर कंडक्टिविटी के रेस्पेक्ट में। आई बात समझ में? चलिए, मोलर कंडक्टिविटी के बाद एक टाइप की कंडक्टिविटी और आपको समझनी है जिसे हम सभी लोग कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या नाम दिया जाता है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। देखिए अगर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करें तो फिर से इसका सिंबल इंपॉर्टेंट है, लैम्डा ई, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए क्या फॉर्मूला हो जाएगा, कप्पा, और फिर से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें तो इनकी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो इनकी डेफिनेशन कुछ इस तरह लिखेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ ऑल आयन ड्यू टू 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल। मेरे कहने का मतलब यह है कि 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल से जितने ज्यादा कंडक्टिविटी, जितनी कंडक्टिविटी बनेगी वो कंडक्टिविटी क्या कहलाएगी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। लिख सकता हूं इज नोन एज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मेरी बात समझ में आई आपको, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसको फॉर्मूले से बनाना चाहें, इक्विवेलेंट का कॉन्सेप्ट आपने नॉर्मेलिटी में देखा होगा, अगर आपको याद हो तो नॉर्मेलिटी बराबर क्या होता था, ग्राम इक्विवेलेंट
इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मल्टीप्लाई 1000 जब ये मिलीलीटर में हुआ करता था। तो मैं कह रहा हूं ये चीज आपके पास क्या हो जब 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक, यानी W/E 1 हो जाए तो बताइए V बराबर कितना हो जाएगा 1000 बाई क्या हो जाएगा N हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो आप देखिए लैम्डा EQ इज इक्वल क्या मिल जाएगा कप्पा 1000 बाई क्या हो जाएगा N। इस तरह से ये नया फॉर्मूला आपको क्या होगा मिल जाएगा। कभी कभी न्यूमेरिकल में आपसे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देके मोलर कंडक्टिविटी पूछ लेगा या मोलर कंडक्टिविटी देके इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछेगा, तो हमें रिलेशन भी आना चाहिए। तो रिलेशन कैसे निकालेंगे, तो थोड़ा सा आप देखिएगा क्या निकाल सकते हैं कि भाई हमने देखा लैम्डा m इज इक्वल क्या कप्पा 1000 बाई m, लैम्डा EQ कितना आया कप्पा 1000 बाई कितना आ गया n। इन दोनों को डिवाइड कर दो बराबर क्या हो जाएगा देखिए n बाई क्या हो जाएगा m। और अगर हम नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का ध्यान देंगे तो इनका रेशियो आपके पास किसके बराबर होता है, अगर आपको याद हो, अगर ये रेशियो आपको याद हो तो ये रेशियो आपका किसके बराबर होता है n फैक्टर के। और अगर मैं n फैक्टर यहाँ पे लिख दूंगा तो लैम्डा m इज इक्वल क्या हो जाएगा n फैक्टर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा लैम्डा EQ। तो ध्यान में रखिएगा ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास क्या है फॉर्मूला है। और अगर आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया तो समझ लीजिएगा आगे चल के कोलराउस लॉ को समझने में बड़ा आसानी होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले का कोलराउस लॉ में यूज किया गया है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।